हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बीन के कुछ रिएक्शंस। इससे पहले हम कार्बीन के प्रिपरेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके थे और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कार्बीन के रिएक्शंस के बारे में। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो सिंगलेट कार्बीन होता है वह ट्रिपलेट कार्बीन की तुलना में उसकी ऊर्जा अधिक होती है और यही कारण है कि सिंगलेट कार्बीन अधिक रिएक्टिव या अधिक अभिक्रियाशील या मोर रिएक्टिव होता है और ट्रिपलेट कार्बीन उसकी तुलना में कम अभिक्रियाशील, कम रिएक्टिव होता है। जो कार्बन का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और जो एग्जामिनेशंस में ख़ासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट है, वो है एडिशन टू डबल बॉन्ड्स। देखिए, इस एडिशन टू डबल बॉन्ड्स को पाई इंसर्शन भी कहा जाता है। यानी डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जाकर कार्बीन का जुड़ना पाई इंसर्शन के नाम से भी जाना जाता है, यानी पाई बंध में जाके जुड़ जाना। सिंगलेट कार्बीन्स ऐड स्टीरियो स्पेसिफिकली टू डबल बॉन्ड्स। जो सिंगलेट कार्बीन होते हैं वो डबल बॉन्ड में स्टीरियो स्पेसिफिकली जुड़ते हैं। अब स्टीरियो स्पेसिफिकली का क्या अर्थ है वो ये है, यहाँ देखिए। स्टीरियो केमिकल आइसोमर्स गिव स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, यानी जो रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स, वो आपस में अगर एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो जो वो प्रोडक्ट देंगे, उत्पाद देंगे, वो भी आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि R1 और R2 अगर ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, यानी R1 और R2 एक दूसरे के समावयवी हैं, आइसोमर हैं, तो ऐसे में अगर वो कोई रिएक्शन करते हैं तो R1 अगर रिएक्शन करके P1 उत्पाद देता है और R2 रिएक्शन उसी रिएक्शन को करके P2 उत्पाद देता है, और ये जो रिएक्शन है वो सेम रिएक्शन है। सेम रिएक्शन के द्वारा R1 और R2 जो कि आपस में आइसोमेरिक हैं, उत्पाद दे रहे हैं P1 और P2 प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों भी अगर एक दूसरे के आइसोमर या समावयवी हैं, ऐसी स्थिति में उस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहा जाता है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इस तरह से ये जो एग्जाम्पल मैंने या ये जो मैंने आपको फ्लो डायग्राम लिख के दिया है, इसको भी आप अपने नोट में शामिल कर सकते हैं, तो आपको देर तक ये चीज़ आसानी से याद रहेगी। यानी R1 और R2 के नीचे लिखेंगे आइसोमर्स, इसके नीचे भी लिखेंगे आइसोमर्स। आइसोमर यानी समावयवी। तो अगर दोबारा मैं आपको बता दूं कि यदि ऐसे उत्पाद ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट यानी अभिकारक जो आपस में R1 और R2 ये आपस में अगर आइसोमेरिक हैं, आइसोमर्स हैं और एक किसी खास रिएक्शन के द्वारा दो उत्पाद देंगे P1 और P2, R1 देगा P1, R2 देगा P2, और ये उत्पाद भी अगर आपस में आइसोमेरिक हों, ऐसे रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री का पॉइंट, और ये ग्रेजुएशन से लेकर पूरे नेट एग्जामिनेशन तक ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी है। एमएससी के स्टूडेंट्स अगर नोट्स बना रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें और याद रखें। अब हम देखते हैं कार्बन का रिएक्शन। देखिए, ये कार्बन है, सिंगलेट कार्बन हमने लिया हुआ है और आप देखें कि दो हमने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, एक तो सिस एल्कीन है और दूसरा है ट्रांस एल्कीन। सिस और ट्रांस क्यों है वो आप देख ही सकते हैं कि ये आर और आर एल्काइल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो एक ही दिशा में हैं, और यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये ट्रांस एल्कीन सबस्ट्रेट है हमने या रिएक्टेंट है।
अब आप देख सकते हैं कि हमने दोनों ही स्थिति में सिंगलेट कार्बिन को यूज़ किया है। सिंगलेट कार्बिन एक बार सिस के साथ रिएक्शन कर रहा है और सिंगलेट कार्बिन एक बार ट्रांस के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, एक सिंगल बॉन्ड हमने रखा और जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से क्योंकि एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो युग्मित या पेयर्ड होता है, तो इसलिए उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हमने, जो सेकेंड बॉन्ड है उसको हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार से जो सिंगलेट कार्बिन है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि पेयर्ड होते हैं, उसको भी हमने इस प्रकार से दिखाया है। दिखाया इसलिए है ताकि बंधों का बनना हम दिखा सकें आसानी से। देखिए, बंधों के बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होना ज़रूरी है। तो ये जो लाल डॉटेड लाइंस हैं, रेड कलर की डॉटेड लाइंस हैं इधर और इधर, ये दिखा रहे हैं कि ये जो कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बीन के, सिंगलेट कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड है। देखिए, ये अप स्पिन है, ये डाउन स्पिन है। उसी तरह से इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डाउन स्पिन है और ये अप स्पिन है। यानी ये दोनों पेयर जो हैं वो आपस में भी एक दूसरे के साथ पेयर्ड हो सकते हैं और इस प्रकार से बंध आराम से एक ही स्टेप में बन सकता है। तो इस तरह से जब दोनों बंध, जो पुराने बंध का टूटना, यानी यहाँ जो पाई बंध है जिसका हमने इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिखाया हुआ है, वो जैसे ही टूट रहा है वैसे ही इन दोनों के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिंगलेट कार्बिन के और एल्कीन के पाई बॉन्ड के आपस में ये पेयर्ड होकर साथ ही साथ इस तरह से नए दो सिग्मा बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो ये नए सिग्मा बंध बने और ये जो पुराना पाई बॉन्ड था यहाँ पर इस जगह पे, वो पुराना पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ है, उसको कोई चेंज, उसमें परिवर्तन नहीं आया है। तो यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ये दोनों यहाँ दिखाए गए हैं। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो बंधों का बनना और टूटना एक ही साथ होता है। ये पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म या कंसर्टेड मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों बंध इकट्ठे बन रहे हैं और पुराना बंध जैसे ही बन रहा है वैसे ही नए दोनों, पुराना बंध जैसे ही टूट रहा है वैसे ही नए बंध इकट्ठे एक ही साथ बन गए हैं। तो ये जो आर ग्रुप्स हैं यथावत जैसे थे यहाँ पर सबस्ट्रेट में, वैसे ही प्रोडक्ट में उसी स्थिति में हैं, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी सिस एल्कीन जो था वो सिस या सिन साइक्लोप्रोपेन उत्पाद दे रहा है। अब हम ट्रांस की बात करते हैं। ट्रांस एल्कीन में सिंगलेट कार्बीन जोड़ा, ठीक उसी प्रकार से हमने ये सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पर रख दिया और जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस प्रकार से दिखा दिया क्योंकि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं। सिंगलेट में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, तो इसलिए देखिए कि ये जो अप स्पिन है डाउन स्पिन के साथ पेयर हो जाएगा, ये डाउन स्पिन अप स्पिन के साथ पेयर हो जाएगा। यानी पाई बंध जैसे ही टूट रहा है वैसे ही दो नए सिग्मा बन रहे हैं और इस तरह से जो है साइक्लोप्रोपेन उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। लेकिन क्योंकि ये ट्रांस था और हमें इनकी पोजीशन में, जो एल्काइल ग्रुप के या सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापित के पोजीशन में, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो यहाँ पर भी वो ट्रांस में ही है। तो साइक्लोप्रोपेन जो है वो ट्रांस या एंटी आइसोमर है। किससे प्राप्त हुआ? ट्रांस एल्कीन से ट्रांस प्राप्त हुआ। यहाँ सिस से सिस उत्पाद प्राप्त हुआ। तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों जो सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन थे वो आपस में आइसोमर्स थे। उसी तरह से ये जो दो उत्पाद बने हैं वो भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यही बात है जो इस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक बनाती है। यानी रिएक्टेंट जो हैं वो आइसोमेरिक हैं, तो उत्पाद जो उनसे प्राप्त होगा वो भी आइसोमेरिक होंगे। ऐसी स्थिति को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं और इन उत्पाद को हम स्टीरियो स्पेसिफिक उत्पाद कहते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा ताकि आपके जो नोट्स हैं वो बढ़िया बन सकें। अब हम देखते हैं ट्रिपलेट कार्बीन्स का एडिशन। ट्रिपलेट कार्बीन्स एड टू डबल बॉन्ड्स स्टीरियो सिलेक्टिवली, ये दूसरा शब्द है और कार्बीन के रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है पाई बॉन्ड में ऐड होना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन फुल फ्लेजेड आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है
और इसलिए आता है क्योंकि दो बहुत मेन स्टीरियोकेमिस्ट्री के शब्द इसके अंदर जुड़े हुए हैं। एक है स्टीरियो स्पेसिफिक और दूसरा है स्टीरियो सेलेक्टिव। अब हमने स्टीरियो स्पेसिफिक पढ़ लिया, अब स्टीरियो सेलेक्टिव हम पढ़ते हैं रिएक्शन क्या होता है। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन देखिए, ट्रिपलेट कार्बन्स ऐड टू डबल बॉन्ड स्टीरियो सेलेक्टिवली। हम जो रिएक्शन अब कार्बिन का पढ़ रहे हैं वो है डबल बॉन्ड में उसका एडिशन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने सिंगलेट कार्बिन का एडिशन अभी देखा है, अब हम देख रहे हैं ट्रिपलेट कार्बिन किस तरह से डबल बॉन्ड में ऐड होता है। ट्रिपलेट कार्बन जब डबल बॉन्ड में ऐड होता है वो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। देखिए सिलेक्टिव यानी सिलेक्शन, सिलेक्शन यानी चयन, यानी चयन, सिलेक्शन यानी किसी को हम ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को हम कम पसंद करते हैं। तो उसका मतलब क्या है, कुछ ज़्यादा मात्रा में बनेगा, कुछ कम मात्रा में बनेगा। देखिए यहाँ पर जो सिस एल्कीन है वो जो उत्पाद दे रहा है ट्रिपलेट कार्बिन के साथ, वो सिस प्रोडक्ट भी दे रहा है और ट्रांस प्रोडक्ट भी दे रहा है। तो उसका मतलब है, देखिए एक प्रोडक्ट है माइनर और दूसरा प्रोडक्ट है मेजर। यानी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जब different isomeric products are formed by each substrate but the ratio of isomeric product is not equal। कि अगर कोई भी सबस्ट्रेट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो रिएक्शन दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे में वो डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट, भिन्न भिन्न समावयवी उत्पाद वो देगा। वो जो प्रोडक्ट होंगे उनका जो अनुपात होगा वो समान नहीं होगा। यानी जो उत्पाद के मॉलिक्यूल जो हैं एक से अधिक होंगे, मोर देन वन होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, और जो प्रोडक्ट हैं उनका अनुपात वो आपस में आइसोमर होंगे। देखिए सिस और ट्रांस उत्पाद हैं, ये दोनों आपस में समावयवी हैं, लेकिन इनका अनुपात सेम नहीं है, एक ज़्यादा बनेगा और एक कम बनेगा। तो ऐसी स्थिति को, ऐसे रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहूँगी और मैं आपको बताना चाहूँगी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को याद करने का एक तरीका। देखिए स्पेसिफिक जो शब्द है यानी खास, यानी वही, उसमें कोई चयन की बात नहीं है, कोई सिलेक्शन की बात नहीं है। स्पेसिफिक मतलब कोई एक खास हमने मॉलिक्यूल लिया और यह मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हुआ। तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो सिस होगा वो केवल खास सिस ही दे रहा है। यहाँ जो रिएक्शन है उसमें जो ट्रांस है वो खास ट्रांस ही दे रहा है, वो दूसरा कोई और उत्पाद नहीं दे रहा है। तो ऐसे ये जो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है वो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन की खास कंडीशन होती है जिसमें दूसरा उत्पाद 0% होता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का कैसा केस है। तो वो ये है कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव में एक ज़्यादा एक कम, लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक में एक 100% और दूसरा 0%। तो ऐसी स्थिति में स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का स्पेशल केस कहा जाता है, जिसमें जो दूसरा उत्पाद 0% बने और एक जो पहला उत्पाद है, मुख्य उत्पाद, वो 100% बने। इस प्रकार से भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस में, ये चीज़ आती है। तो आइए अब देखते हैं हम ट्रिपलेट कार्बिन वाला केस। तो ट्रिपलेट कार्बिन का एडिशन है वो है स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव यानी जो प्रत्येक जो रिएक्टेंट है वो दोनों प्रकार के उत्पाद देगा, या दो से ज़्यादा की चॉइस है तो 3 या 4 जैसे भी है, जितने आइसोमर्स बन सकते हैं उतने देंगे, लेकिन सभी उत्पाद जो हैं, जो आइसोमेरिक उत्पाद हैं, उनका अनुपात एक समान नहीं होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। देखिए ये हमने लिया है सिस एल्कीन लिया है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, उसके साथ जुड़ रहा है ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन को हमने, क्योंकि हमें मालूम है ट्रिपलेट कार्बिन के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
पैरेलल स्पिन होते हैं और युग्मित नहीं होते हैं, तभी वो ट्रिपलेट है। और जो हमने पाई बॉन्ड यहाँ दिखाया है, उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस प्रकार से युग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के अंदर, उनको इस प्रकार से दिखाया है। अब आप देख सकते हैं कि जो इनमें से कोई एक ही पेयर होगा, युग्म होगा, जो आपस में बंध बना सकता है, युग्मित हो सकता है। जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स जो एल्कीन के और कार्बीन के, वो एक दूसरे से पैरेलल स्पिन्ड होंगे, तो वो युग्मित या बॉन्ड बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो पहले स्टेप में कार्बन और कार्बीन, एल्कीन के कार्बन और कार्बीन के कार्बन में एक बंध बनेगा, दूसरा वाला साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ये पेयर्ड नहीं है, युग्मित नहीं है ये दोनों, इसलिए ये जो युग्मित होके बंध नहीं बना पाएंगे, केवल यही बंध बना पाएगा। तो हमें पहले स्टेप में ये बंध हमें मिला। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए हमने ए, बी और एक्स करके हमने यहाँ मार्क किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो कार्बन का कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन और जो एल्कीन का कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में पैरेलल स्पिन्ड हैं, युग्मित नहीं है। ऐसी स्थिति में बंध तभी बन सकता है जब ये किसी तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इनमें से किसी एक का जो स्पिन है वो उलट जाए और फिर वो दोनों आपस में युग्मित स्थिति में आ जाएंगे, पेयर्ड स्थिति में आ जाएंगे, पेयर्ड कंडीशन में आ जाएंगे, तब जाके बंध बनेगा। दो तरीके से ये काम हो सकता है। एक तो ये कि सी ए और सी बी का जो बॉन्ड एक्सिस है, ये जो बॉन्ड है, ये इसमें एक घूर्णन हो, ये रोटेट करे। यानी सी ए को हमने अपने हाथ से अगर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से हमने सी बी को घुमा दिया। अगर हमने घुमा दिया, रोटेट कर दिया 180 डिग्री, 180 डिग्री हमने अगर रोटेट कर दिया, तो हम देख सकते हैं जो आर है रोटेशन के साथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो घूर्णन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। इस बंध के एक्सिस के हमने रोटेशन करा है इसके आसपास, तो ये जो आर है घूम के देखिए यहाँ आ गया, ये जो हाइड्रोजन है वो ऊपर चला गया। तो आप ऐसी स्थिति में देखिए ये दोनों आर जो है वो ट्रांस पोजिशन में आ गए, जबकि जो सबस्ट्रेट था उसमें ये दोनों सिस पोजिशन पे थे। लेकिन इसके साथ ही एक और परिवर्तन आया है, वो ये कि जो इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन था, अब ये इलेक्ट्रॉन अप स्पिन हो गया है। अप स्पिन हो गया है तो ये जो कार्बीन का इलेक्ट्रॉन था और जो एल्कीन का जो इलेक्ट्रॉन है आपस में पेयर्ड या युग्मित हो सकते हैं, हो जाते हैं और आपस में बंध बना लेते हैं। तो लेकिन इस तरह के रोटेशन में हम देख सकते हैं कि सिस से अब हमें ट्रांस उत्पाद प्राप्त होगा। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि ये इस बंध में रोटेशन ना हो, दूसरा सिंगल बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, वो है सी ए और सी एक्स। इस सी ए और सी एक्स में हम रोटेशन करें, सी ए और सी एक्स में रोटेशन करें तो सी एच टू को हमने घुमा दिया 180 डिग्री। कौन से बंध को पकड़ के? इस वाले बंध के आसपास हमने इसको फिक्स रखा, इसको कहीं नहीं हिलाया, इसको हाथ से मान लीजिए इसको पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से इसको पकड़ते हैं और इसको मोड़ देते हैं 180 डिग्री। तो इसमें क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसके पोजीशन में, दोनों ही हाइड्रोजन दिखेंगे, तो कोई नया आइसोमर नहीं बनेगा। लेकिन ये जो दो आर ग्रुप्स हैं अपने स्थान पे यथावत जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ दोनों एक जैसे हैं, वो परिवर्तित भी होंगे तो नज़र प्रोडक्ट में नहीं आएगा। लेकिन इस घूर्णन के साथ जो परिवर्तन आया, ये देखिए डाउन स्पिन था, अब ये अप स्पिन इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऐसी स्थिति में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड या युग्मित हो गए, तो ये आपस में पेयर होकर ये बंध बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, और इस तरह से हमें ये साइक्लोप्रोपेन उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसमें सिस से हमें सिस उत्पाद प्राप्त हुआ और यहाँ पर हमें ट्रांस उत्पाद प्राप्त हुआ। हमें एक चीज़ और मालूम है, वो कि ट्रांस में जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा कम होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होते हैं, क्योंकि जो बड़े ग्रुप्स हैं एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है तो अधिक मात्रा में बनेगा, ये कम स्टेबल है तो कम मात्रा में बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, एक सबस्ट्रेट है, एक रिएक्टेंट है, उसने दो प्रकार के उत्पाद दिए, एक कम मात्रा में और एक ज़्यादा मात्रा में। अब हम देखते हैं
अब हम देखते हैं ट्रांस एल्कीन के साथ किस तरह से एडिशन होता है। देखिए, ट्रांस एल्कीन हमने लिया और इसमें ट्रिपलेट कार्बन को यूज़ किया, और ट्रांस एल्कीन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड हैं, ट्रिपलेट के पैरेलल स्पिन है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड बना। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था, अगर सी ए और सी बी के आसपास रोटेशन होता है तो ऐसी स्थिति में देखिए ये ट्रांस है, तो ऐसी स्थिति में जब रोटेशन होता है सी ए और सी बी के एक्सिस के आसपास, इस बंध के आसपास अगर रोटेशन हम करते हैं, इसलिए रोटेशन करेंगे ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में पेयर्ड या ऑपोजिट स्पिन के हो जाएं ताकि बंध बन सके। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो आर ग्रुप है ये रोटेशन के बाद यहाँ सिस पोजीशन पे इसके आ जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में हमने ट्रांस से शुरू किया था, लेकिन यहाँ तक आते आते अब ये सिस स्थिति में आ गया है, और ऐसी स्थिति में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों पेयर्ड हैं तो बंध बन जाएगा और इस तरह से सिस उत्पाद हमें प्राप्त होगा जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप्स एक ही तरफ हैं। दूसरा तरीका है कि ये जो सी ए और एक्स जो बंध है इसके आसपास 180 डिग्री का रोटेशन करें इस बंध का, और CH2 क्योंकि दोनों हाइड्रोजन हैं उसमें दोनों हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, स्थिति चेंज कर लेंगे, लेकिन उससे जो है हमें कोई अंतर इसमें नहीं समझ में आएगा। यहाँ जो एक चीज़ लिखना मैं भूल गई हूँ वो ये R और R है यहाँ पर, और यहाँ H और H है, ये अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब रोटेशन हुआ, रोटेशन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में ये स्पिन पेयर्ड हो गए जो कि पहले नहीं थे। पहले यहाँ पैरेलल स्पिन थे, अब जाके रोटेशन के बाद ये हो गए पेयर्ड युग्मित स्पिन हो गए, और ऐसे में ये आपस में बंध बना सकते हैं। तो इस तरह से बंध इन्होंने बनाया, सिग्मा बंध बना, उत्पाद हमें साइक्लोप्रोपेन का मिला। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हम ट्रांस एल्कीन से शुरू हुए थे और हमें ट्रांस एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। तो हम देख सकते हैं कि दोनों उत्पाद जो है हमें ट्रांस एल्कीन से ट्रिपलेट कार्बिन के द्वारा मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरेलल स्पिन होते हैं, आपस में बंध नहीं बना सकते, जिसकी वजह से रोटेशन की ज़रूरत होती है। और रोटेशन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के रोटेशन के द्वारा दो प्रकार के हमें उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। एक उत्पाद जो है वो सिस होगा और दूसरा होगा ट्रांस। और सिस क्योंकि कम स्थायी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा है, त्रिविम बाधा इसमें ज़्यादा है, इसलिए ये बनेगा कम मात्रा में और ट्रांस बनेगा अधिक मात्रा में। तो ट्रांस एल्कीन हो चाहे सिस एल्कीन हो, जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था, दोनों में ही सिस और ट्रांस उत्पाद हमें प्राप्त होंगे। और सिस और ट्रांस दोनों उत्पाद इकट्ठे प्राप्त होने के बावजूद इनका अनुपात एक दूसरे से अलग होगा, इसलिए ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और ये जो ग्रुप्स मैं लिखना भूल गई थी आप अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन। सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन जैसे कि हमने पाई इंसर्शन रिएक्शन देखा था, पाई इंसर्शन रिएक्शन का अर्थ था पाई बंध में जाके जुड़ना। सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन का मतलब है सिग्मा बंध में जुड़ना। देखिए, सिग्मा इंसर्शन से ब्रांच्ड प्रोडक्ट्स और इंक्रीज्ड चेन लेंथ वाला प्रोडक्ट जो है हमको मिलता है, यानी शाखित उत्पाद ब्रांच्ड प्रोडक्ट या फिर चेन लेंथ जो श्रृंखला है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है छोटा सा, ये एल्केन लिया है, यहाँ सिग्मा बंध है सारे, और ये है हमने कार्बीन लिया है। कार्बीन जो है वो इस सिग्मा बंध के बीच में जुड़ सकता है या यहाँ जुड़ सकता है, जिसकी वजह से देखिए ये चेन लेंथ जो है वो बढ़ गई है, श्रृंखला की लंबाई बढ़ गई है। एक CH2 ग्रुप इस एल्कीन में जाके जुड़ गया है। दूसरा ये हो सकता है कि शाखित हो जाए, यानी इस कार्बन एटम पर जाके ये CH2 ग्रुप जुड़ा और इस तरह से शाखित या ब्रांच्ड हमें प्रोडक्ट मिला, और जिससे मतलब जो लेंथ तो सेम रही लेकिन ब्रांचिंग इस उत्पाद ने इस एल्केन में हो गई, तो इसे कहेंगे हम सिग्मा इंसर्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं हम स्केलेटल रीअरेंजमेंट। स्केलेटल रीअरेंजमेंट का अर्थ है कि जो मॉलिक्यूल का जो स्केलेटन, कार्बन एटम या दूसरे एटम का जो ढांचा है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल का स्केलेटन।
तो उसमें कोई रीअरेंजमेंट या पुनर्व्यवस्था हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे वुल्फ रीअरेंजमेंट में एसाइल कार्बिन अंडरगो एनायोनोट्रॉपिक 1,2 शिफ्ट टू ईल्ड कीटीन्स। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट में जो एसाइल कार्बिन होते हैं, एसाइल कार्बिन यानी RCO वाले जो एसाइल ग्रुप जो होता है इससे का C डबल बॉन्ड O उसके अंदर होता है। तो ऐसे वाला जो ऐसा कार्बिन जिसमें C डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड हो, उसे एसाइल कार्बिन कहा जाता है। तो उसमें 1,2 शिफ्ट होता है शिफ्ट होता है और एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट होता है। तो व्हाट इज एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट? एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट या रीअरेंजमेंट is in which the migrating group migrates with its electron pair from one atom to another atom. Anisotropic shift इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट का मतलब है कि कोई भी जो ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। देखिए ये कार्बिन है जो एसाइल कार्बिन है, क्योंकि इसमें एसाइल ग्रुप है इसके अंदर। और साथ ही आप देख रहे हैं कि एसाइल ग्रुप का जो ये कार्बन है, R ग्रुप है, वो अपने इलेक्ट्रॉन सहित, तभी इसको ये गोलाई से दिखाया गया है, मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वो यहाँ शिफ्ट होता है इस कार्बन के ऊपर। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बोनाइल कार्बन और कार्बिन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि ये कीटीन प्राप्त होता है। आप ये देख सकते हैं कि जो CH है उस CH के साथ ये R जुड़ा, ये देखिए CH के साथ R ग्रुप जाके जुड़ा है, और CO और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो देखिए CO और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से कीटीन हमें प्राप्त हुआ एसाइल कार्बन से और जिस कार्बिन से। और ये जो है स्केलेटल रीअरेंजमेंट है, क्योंकि जो व्यवस्था थी कार्बन एटम्स की उसमें परिवर्तन आ गया है, उसमें शिफ्ट हुआ है, और ये 1,2 शिफ्ट यहाँ पर हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कार्बिन का। एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। हमें मालूम है कि कार्बिन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर सकता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है रायमर टाइमन रिएक्शन का। इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से कार्बिन बना, ये फर्स्ट स्टेप है। तो ये जो कार्बिन है वो फिर इसने जो एरोमेटिक रिंग है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन धनी है, और ये इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बाह्यतम कोश में, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। तो उसने ये जो एरोमेटिक रिंग पर इसने अपना बॉन्ड बनाया इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये इंटरमीडिएट यौगिक बना है न्यूट्रल, और जिसका वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद ये उत्पाद आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो कार्बीन है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह उसने कार्य किया। इट रिएक्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के साथ भी कार्बिन जो है वो रिएक्शन कर सकता है। ये देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ये सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जाके ये जुड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसके बीच में जाके ये कार्बिन जाके जुड़ा है, और ये देखिए, और इस वजह से ये ईथर उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट रिएक्शंस। सिंथेसिस ऑफ एलीन्स। एलीन को सिंथेसाइज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये कार्बिन है, और कार्बिन में जो मैं यहाँ भूल गई हूँ वो है इलेक्ट्रॉन्स का लगाना। आप ज़रूर जब नोट्स बनाएं तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आप उसमें लगा लें अपने नोट्स में, ताकि कार्बिन करेक्टली दिखे। यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के नहीं लगाने की वजह से ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एल्कीन है, और एल्कीन के साथ ये देखिए CBr2 जैसे पाई बंध में जुड़ गया है पाई इंसर्शन के द्वारा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाई इंसर्शन, जो आपने इसी वीडियो में पढ़ा है, जिसकी वजह से ये साइक्लोप्रोपीन जो उत्पाद है वो प्राप्त होता है। और फिर आप देखें कि इसमें रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर किया जाता है, तो ये मध्यवर्ती प्राप्त होता है। और इसमें इस प्रकार से जो
इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन दिखाया गया है कि ये बंद टूटा, यहाँ डबल बॉन्ड बना क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है बंद के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो जिस वजह से जो है आप ये देख सकते हैं कि ये बंद टूटा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये इस तरह से एलीन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नोट्स बनाते वक्त इस चीज़ को ना भूलिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़रूर अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। इसके बाद है इंक्रीज इन रिंग साइज, वलय के आकार में वृद्धि, वलय का आकार बढ़ना। आप ये देख सकते हैं बेंजीन के साथ कार्बीन ने रिएक्शन किया तो ये एक मध्यवर्ती यौगिक बना जो कि अस्थाई है, और इसमें इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट के द्वारा रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास होता है, जिससे साइक्लोहेप्टाट्राइन उत्पाद बनता है। आप देखिए 6 सदस्यीय वलय से ये 7 सदस्यीय वलय में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। कार्बिन का नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है हॉफमैन कार्बाइलएमीन रिएक्शन। हम सभी रिएक्शंस का इस वाले वीडियो में सारे क्रियाविधि नहीं पढ़ रहे हैं। हम आगे से आगे जो दूसरे वीडियोस में रिएक्शन मैकेनिज्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि हम यहाँ कार्बिन को पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस अभी कार्बिन के रिएक्शन के ऊपर ही है। तो हॉफमैन कार्बाइलएमीन रिएक्शन कार्बिन प्रदर्शित करता है। हॉफमैन आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी देखिए जो इस रिएक्शन में ये कार्बिन जो बनता है डाइक्लोरोकार्बिन बना, और इसने प्राइमरी एमीन के साथ, ये जो एमीन है उसके साथ इसने रिएक्शन किया, जिसकी वजह से ये मध्यवर्ती बना और फिर बेस की उपस्थिति में आइसोनाइट्राइल बनता है। ये जो टेस्ट है ये हम अपने लैब में इस टेस्ट को करते हैं, लेकिन इसको अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि जो आइसोनाइट्राइल है उसका जो स्मेल है, उसकी जो ओडर, उसका जो गंध है वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट या बहुत ज़्यादा अप्रिय गंध है। ये अरुचिकर गंध है, काफ़ी देर तक लैब में रहती है। लेकिन ये जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट है प्राइमरी एमीन्स के लिए। आप में से कुछ लोगों ने इस टेस्ट को किया भी होगा, या फिर जब हम अपने लैब में मिलेंगे तब हम इस टेस्ट को करके देख भी सकते हैं। लेकिन जनरली अवॉइड किया जाता है इस रिएक्शन को क्योंकि ओडर यानी गंध इसका बहुत अरुचिकर होता है। तो ये सारे रिएक्शंस थे, कार्बाइल एमीन रिएक्शंस और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। कार्बिन के सारे रिएक्शंस हमने पढ़े, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे रिएक्शंस। नोट्स बनाइएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो ऐसी स्थिति में आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।